स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एक जॉब लेटर के बारे में, एक जॉब लेटर का मैं आपको एक जो है इसके अंदर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझा रही हूँ, विद एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, देखो बेटा, फॉर्मेट जो है सभी फॉर्मल लेटर का एक जैसा होता है। ये जॉब लेटर कहो, चाहे आप जॉब एप्लीकेशन कहो, ये भी आपके फॉर्मल लेटर में, ऑफिशियल लेटर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मेट भी आपका सेम रहता है। ठीक है, आपका फॉर्मेट जो है वो सेम है और फॉर्मेट में कहीं से आपका कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, आपका फॉर्मेट सेम होगा। अभी देखो, इसका मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट। सबसे पहले आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, डेट आ गई, रिसीवर्स एड्रेस डेजिग्नेशन के साथ में, डेजिग्नेशन आ गया, किसको लिख रहे हैं हम, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। स्कूल का नाम आ गया, मैंने अपनी इसका ले लिया है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो आपको एड्रेस दिया हुआ है यहाँ सेंडर्स एड्रेस वो लिख दो, रिसीवर एड्रेस जो दिया हुआ है वो रिसीवर एड्रेस लिख दो। ठीक है, यहाँ तक कोई भी जॉब लेटर हो, यहाँ तक सब में सेम आएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये तो सभी में आएगा। अब यहाँ हम इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इंग्लिश टीचर लिख देंगे। अगर एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। अगर हम मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। अगर केमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। ठीक है, सैल्यूटेशन आ गया आपका। अब आप इन रेस्पॉन्स भी लिख सकते हो, विथ रेफरेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, या दोनों में से एक ही लिखना है। जहाँ मैं स्लैश लगा दूँ इसका मतलब आपको दोनों में से एक ही लिखना है। या तो लिखो इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, या लिखो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 15 जुलाई 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। इसका मतलब है बेटा, क्योंकि आपको पूरी डिटेल बतानी होती है कि कौन से अखबार में आपने एडवर्टीज़मेंट देखा, कौन सी पोस्ट के लिए था, कितनी डेट को वो एडवर्टीज़मेंट निकला था, वो सारी चीज़ें बताओगे। जैसे मुझे टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, मैंने वो एडवर्टीज़मेंट आया राजस्थान पत्रिका में। ठीक है, राजस्थान पत्रिका में देखा मैंने 10 तारीख के वाले में, तो मैं सारे चीज़ डिटेल बताऊंगी कि सर आपने जो एडवर्टीज़मेंट दिया था राजस्थान पत्रिका में 10 तारीख को इंग्लिश की पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। तो बेटा इसमें सारी कंप्लीट डिटेल आती हैं, आपको क्वेश्चन में दी हुई हो या नहीं दी हुई हो, बट इट इज़ कंपल्सरी टू राइट। आपको लिखना कंपल्सरी है, चाहे दी हुई है या नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इन रेस्पॉन्स या विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 15 जुलाई 2020। इसका मतलब है कि सर आपने जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में 15 तारीख को जो एडवर्टीज़मेंट दिया था फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए, उसका रेस्पॉन्स मैं यहाँ दे रही हूँ या उसके संदर्भ में। ठीक है, आई वॉन्ट टू अप्लाई, वैसे मेरा थोड़ा सा ये छूट गया था, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। आगे सारी डिटेल अब हम लिखेंगे। आई फील माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आर गुड इनफ टू इनेबल मी टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़। इसका ये मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन और मेरा अनुभव इनफ है। इनफ का मतलब सब समझते हो बेटा, पर्याप्त, इनफ है अपनी ड्यूटीज़ संभालने के लिए। ठीक है, अब हमने देख लो कहीं सिर्फ एक पोस्ट का नाम ही चेंज करना है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि केवल इंग्लिश टीचर के लिए ही आपको ऐसा लिखना है। किसी भी पोस्ट के लिए आए आप तो केवल जहाँ जहाँ पोस्ट का नाम आ रहा है वहाँ वहाँ चेंज कर दो, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, आया समझ में बेटा? तो हमने बता दिया, सारी डिटेल दे दी पहले पैराग्राफ में कि सर आपने जो विज्ञापन दिया था इस डेट को इस अखबार में, उस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ और मेरी क्वालिफिकेशंस वगैरह इसके लिए सब सही हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इफ़ गिवन अ चांस, इफ़ गिवन अ चांस, यदि मुझे अवसर दिया जाता है, आई मे अश्योर यू सर दैट आई शैल वर्क विथ अटमोस्ट डेडिकेशन। अगर मुझे चांस दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, तो मैं आपको अश्योर का मतलब होता है विश्वास, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना काम अटमोस्ट, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में, बहुत ज़्यादा लगन के साथ में, बहुत ज़्यादा सिंसियरली काम करूँगी टू योर फुल
सेटिस्फैक्शन, ठीक है, आपकी पूरे सेटिस्फैक्शन के लिए। आगे बेटा समझ में यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप अगले को पूरे तरीके से तैयार कर लो कि इस जॉब के लिए सबसे सूटेबल आप ही हो। आपको हमेशा जॉब लेटर में, जॉब एप्लीकेशन में आपकी लैंग्वेज इस तरीके से होनी चाहिए कि अगला जो आपको नौकरी पर रखे उसको आप पर पूरा बिलीफ हो जाए कि आपसे सूटेबल पर्सन कोई नहीं है, ठीक है। हमेशा आपकी लैंग्वेज इसी तरीके से होनी चाहिए। इसमें कहीं पर भी मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है जिसमें ऐसे लगे कि आपको अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग तरीके का लिखना होगा। आप लैंग्वेज सेम रख सकते हो। आपकी देखो मेरी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी है कि इससे लग रहा है कि हाँ, इस जॉब के लिए मैं ही बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आप पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूम फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। मैं अपना बायोडेटा आप यहाँ पर एनक्लोज का मतलब होता है साथ लगाना, संकलन करना। मैं यहाँ पर अपना बायोडेटा लगा रही हूँ आपके काइंड कंसिडरेशन के लिए। काइंड कंसिडरेशन का मतलब हिंदी में होता है विनम्र विचार विमर्श के लिए। देन लास्ट में क्लोजिंग करेंगे, होपिंग फॉर योर फेवरेबल रिस्पॉन्स, कि आपके जो है फेवरेबल, ठीक है, कि मैं अपने पक्ष में रिस्पॉन्स की उम्मीद करती हूँ। या फिर देखो स्लैश लगाया मैंने यहाँ पर भी, इसमें से एक ही चीज़ लिखनी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद करती हूँ, ठीक है। थैंक यू, योर्स फेथफुली, और जो कैंडिडेट का नाम, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नाम। अब आप बायोडेटा बनाओगे। मैंने बताया ये दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन थी आपकी, ठीक है। अब आपको बायोडेटा बनाना है। हमेशा एप्लीकेशन के साथ में जॉब लेटर तब तक कंप्लीट नहीं है बेटा जब तक आप उसके अंदर बायोडेटा ना बनाओ, ठीक है। तो अब आपको बायोडेटा, इसमें एनक्लोज बायोडेटा मतलब यहाँ मैंने अपना बायोडेटा लगाया। बायोडेटा में मैंने आपको बताई थी क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। नेम बताना है, फादर्स नेम अज्यूम कर, बेटा ये डिटेल भरना ज़रूरी है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई होगी, आपको लिखना है। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता, मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो, एड्रेस आपका, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखो इसकी चीज़ पर हम दो चीज़ों को मैं समझाती हूँ, बाकी तो आप समझ गए होंगे। एक तो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बेटा आपकी ऐसी होनी चाहिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मत लिख कर आ जाना वहाँ। आप 14, 15, 16, 17 साल के हो, आपको कोई नौकरी नहीं देने वाला है। कम से कम जॉब के लिए 25, 26, 27 साल तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब इतनी सारी डिग्रियां ली है, आप टीचर बनने जा रहे हो। टीचर बनने जा रहे हो तो आप इसका मतलब आपने BA, MA, B.Eds करा है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी फिर उम्र भी तो होनी चाहिए इतनी। आपने एक्सपीरियंस, आपने कहीं काम भी करा होगा 2-3 साल, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो आपकी उम्र कम से कम 25, 26, 27, 30 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इस चीज़ को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल सा वे तो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखकर, जो आपकी जहाँ तक आप पढ़े लिखे हो। जैसे मान लो कि ये इंग्लिश टीचर के लिए है ये, तो ठीक है, तो इंग्लिश टीचर के लिए तो MA B.Ed होता है, तो आप जस्ट लिख सकते हो MA B.Ed, ठीक है। कोई अकाउंटेंट की पोस्ट है, MCOM B.Com लिख दो आप, ठीक है। कोई जो भी आपकी साइंस की पोस्ट है तो MCA कर रखा है, BCA कर रखा है आपने, MSc कर रखी है, BSc कर रखी है, क्या कर रखा है आपने, वो सारी चीज़ें आप यहाँ आगे लिख सकते हो। वो तो सिंपल सा वे है। ये एक थोड़ा सा अलग हटके, थोड़ा